आज हम लोग एक्सरेज के मतलब ब्रीफ पढ़ेंगे कि एक्सरेज क्या होती है। तो लाइक द other spectroscopy like optical spectroscopy is based on the measurement of the electromagnetic radiations। जिस तरह से आप यूवी में और एक्सपीएस में और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे एफटीआई आ रहा है, इनमें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ करते हैं, उसी तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी यही करेक्टराइजेशन जो है वो नोट की जाती हैं। लाइक के जैसे एमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन है, स्कैटरिंग है, फ्लोरीसेंस है, डायफ्रैक्शन है। तो ये एक्सआरडी जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो लेकिन ये इसमें आमतौर पे कंडीशन ये होती है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सोडियम से ज़्यादा होता है, हम उनकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन स्पेशल केसेस के अंदर जो है एटॉमिक नंबर 5 to 10 को भी डिटरमिन किया जा सकता है। एक्सरे आज द अब एक्सरे होती क्या है एक्चुअली, जो है एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो यूवी से और रेडियो वेव से, यूवी से, इनसे जो है वो इसकी वेवलेंथ कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। डीसलेरेशन ऑफ द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स। यानी कि जब ये बम्बारमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके नतीजे में ये होता है या तो वो न्यूक्लियस जो है उसको अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके पाथ को डेविएट करता है, जिसके नतीजे में वो डीसलेरेशन होता है। या फिर जो है इलेक्ट्रॉन की जब बम्बारमेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से वो निकाल देते हैं या डिसलॉज कर देते हैं, तो अदर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जंप करता है, तो उसके नतीजे में ये प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से टू पॉसिबिलिटीज ये बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी प्रोड्यूस होती है, या फिर जो है बाय डीसलेरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड के अंदर जब न्यूक्लियस के पास जाता है तो वहाँ पे डीसलेरेशन होती है, उसके नतीजे में हो सकती है। तो अब वेवलेंथ क्या है इसकी, इसकी वेवलेंथ रेंज है 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻100 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी 100 जो है एंगस्ट्रॉम तक सॉरी इसकी पावर होती है, वेवलेंथ है। कन्वेंशनल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आमतौर पे ये 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके और 25 एंगस्ट्रॉम तक जो है उसको रीजन तक जो है इसको स्टडी किया जाता है। तो एमिशन ऑफ एक्सरेज यानी कि एक्सरेज किन सोर्सेज से एमिशंस होती है। फॉर एनालिटिकल पर्पसेस एक्सरेज आर जनरेटेड इन 4 वेज, 4 डिफरेंट वेज है। पहले नंबर पे आप लोग बार बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं, बम्बारमेंट ऑफ द मेटल टारगेट टू द बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। Second one, exposure of the substance to the primary beam of the X-rays to generate a secondary beam of X-ray fluorescence। ये इस तरह ये कि किसी मटेरियल को जो है एक्सरेज के पाथ में रखते हैं और उसके नतीजे में जो है सेकेंडरी बीम जो है वो जनरेट होती है, जिसे हम एक्सरे फ्लोरिसेंस कहते हैं। उसके बाद बाय यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स हुज डीके प्रोसेस रिजल्ट इन एक्सरे एमिशन। यानी कि आप लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होती है वो मुसलसल जो है वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, तो उनमें से डीके प्रोसेस में जो है वो एक्स रेज एमिशन भी होती है। और उसके बाद फोर्थ वन है फ्रॉम अ सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स से भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन चंद एक लेबॉर्ट्री या चंद एक दुनिया में जगह पर इसकी फैसिलिटीज़ है जो कि एक्सरे प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से इस रीजन की वजह से जो है हम जो जो फोर्थ वन है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फर्स्ट थ्री की बात करते हैं। अब एक्सरेज सोर्सेस लाइक अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल एमिटर आर ऑफन प्रोड्यूस बोथ। जिस तरह से यूवी या विजिबल के अंदर जो है वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं, कंटिन्यू और लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसी तरह से ये एक्सरे में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बोथ टाइप्स आर द इम्पोर्टेंट इन द एनालिसिस। यानी कि ये जो टॉप पे जो है हमारे पास ये कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम है, और ये डिफरेंट वोल्टेजेस पे, जैसे ये 20 वोल्टेज पे, ये 30 वोल्टेज पे, देन 35 पे, 40 किलो वोल्ट पे, और
50 किलो वोल्ट पे जो है इसको स्टडी किया गया। तो इसके वाई एक्सिस पे रिलेटिव इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे इसकी वेवलेंथ दी गई है। तो आप ये देखें कि जिस तरह से वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती जा रही है और इंटेंसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स के हायर वोल्टेज पे शॉर्टर वेवलेंथ की जो है एक्सरे प्रोड्यूस होगी और उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम है। तो अब ये जो है एक तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर कोई लाइनें बनी हुई है, तो ये शो करती है कि यहाँ पे कोई इंटेंसिटी बढ़ी है, जहाँ पे के अल्फ़ा यानी कि ये शो कर रहा है कि 37 पॉइंट फर्दर ये अबव जाती है इस तरह से। इसी तरह से के बीटा में ये 15 पॉइंट अबव फर्दर जाती है। तो अब ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसको ये पहले नंबर पे जो है, इसको हम वाइट रेडिएशंस या ब्रह्मस्ट्रालिंग भी कहते हैं। और हम लोग ये पहले सीख चुके हैं कि ब्रह्मस्ट्रालिंग क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, यानी कि हाई एनर्जी बीम का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब वो स्ट्राइक करेगा तो उस स्ट्राइक करते करते उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्लो होती चली जाती है, लो होती चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि रिटार्डेशन होती है और उसके नतीजे में इस तरह की जो रेज जो है ना मुसलसल प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स के पहले जब स्ट्राइक करेगा तो ज़्यादा एनर्जी की होगी उसकी और शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, और जब उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी तो वो लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस करता चला जाएगा। तो ब्रह्मस्ट्रालिंग मीन रेडिएशन दैट अराइज फ्रॉम द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, सच रिटार्डेशन इज जनरली अ कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम। तो इसके नतीजे में ये कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम। अब द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शोन इन द फिग 2, ये जो फिग है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ विच इज डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे लाइक के इब्तदा के अंदर ये 20 वोल्टेज था, फिर ये 30 किलो वोल्ट। तो जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है तो ये वेव जो है इसकी पीक जो है ये लेफ्ट हैंड पे मूव कर रही है। इट मीन्स के वेवलेंथ क्या होती जा रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, यानी कि हाई एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरे नंबर पे साथ साथ ये देखें कि इंटेंसिटी जो है इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो इट मीन्स के जो वोल्टेज है यहाँ पे वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो 20, 30, 35, 40 एंड 50 जो वोल्टेज है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जितना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ की जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये टारगेट मटेरियल, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरे मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि ये जो है लैम्डा मिनिमम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35 है फॉर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम द मोलिब्डेनियम टारगेट। ये 35 पे जो ये प्रोड्यूस हुआ है स्पेक्ट्रम, तो ये आइडेंटिकल है। यानी कि अगर टंगस्टन से प्रोड्यूस करें या मोलिब्डेनियम को, दोनों को अगर 35 किलो वोल्ट अगर आप ये वोल्टेज देंगे तो सेम ही स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स कि अगर ये मटेरियल पे या टारगेट मटेरियल पे जो है ख़ास तौर पे लोअर एटॉमिक नंबर वालों पे डिपेंड नहीं करता। अब ये क्यों नहीं करता, द कंटिन्यू रेडिएशन रिजल्ट क्यों ये होती है कि फ्रॉम कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बीम्स एंड द एटम ऑफ द टारगेट मटेरियल्स एट ईच कोलिजन। ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हर एक कोलिजन पे इलेक्ट्रॉन इज डिसलरेटेड एंड फोटोन ऑफ एक्सरे एनर्जी इज प्रोड्यूस। जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है तो फोटोन जो है वो प्रोड्यूस होता जाता है, लेकिन इब्तदा में ज़्यादा एनर्जी की और फिर लो एनर्जी वाली प्रोड्यूस होती है। अब ये क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करती, इट मीन्स के क्योंकि ये सारी इनर शेल के अंदर ट्रांजिशन होती है, कोई केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए आमतौर पे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स। अब ये सोर्सेज है कि इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स को आप लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पे इन एक्सरे ट्यूब जो है यहाँ पे एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द हीटेड कैथोड आर एक्सलेटेड टुवर्ड द मेटल एनोड।
ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जैसे कैथोड को हीटेड किया जाता है, हाई वोल्टेज दिया जाता है, तो एनोड मेटल जो है कोई मेटल की टारगेट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो वो जाके स्ट्राइक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एनोड, पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ बीम इज कन्वर्टेड टू द एक्सरेज। आप इसको डिटेल्ड पढ़ चुके हो। ये वोल्टेज जो है ये वेरी करता है इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आप इसको 100 किलो वोल्ट तक भी यूज़ कर लेते हैं। आपने पीछे स्लाइड्स में 60 किलो वोल्ट भी इसको देखा है। अंडर सम कंडीशन ओनली अ continuous spectrum, while other condition a line spectrum is superimposed on the continuous spectrum। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक continuous spectrum है और इसको आप एक्सप्लेनेशन इसकी आप पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे ये लाइन स्पेक्ट्रम है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम है सिंपल, और इसके सॉरी ये जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है और इसके ऊपर जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज। तो अब द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो है वो स्ट्राइक करने से पहले, वो स्ट्राइक करने के बाद जो उसका डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो है वो नोट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे इससे स्ट्राइक करेगा तो इसके पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ना फॉर एग्जांपल पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 थी और स्ट्राइक करने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी रहेगी, 3 रहेगी। तो अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 3। तो ये इस तरह से आपके पास इसका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, 2। इट मीन्स के जो बाकी 2 यूनिट्स जो है काइनेटिक एनर्जी वो उसने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी। तो फोटान जो एनर्जी जो है ये डिफरेंस हो गया, यानी कि फोटान की फॉर्म में एनर्जी उससे निकल जाएगी। तो ये दोनों जो है हमारे पास, तो जनरली इलेक्ट्रॉन बीम डिसरेटेड इन सीरीज ऑफ कोलिजन, यानी कि बार बार इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता, आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके स्ट्राइक किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आए और एग्जैक्टली इसको स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद ये रुक जाए, बिल्कुल उसी तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप लोग स्नूकर खेलते हैं, तो क्या होता है कि आप वो बॉल को हिट जब करते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत सारी बॉल्स को स्ट्राइक करती रहती है, लेकिन जो पहली बॉल को लगती है तो ज़्यादातर मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ग्रेजुअली उसका मोमेंटम या उसकी काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं कम हो सकती है। तो यही वजह है कि इब्तदा में जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसकी वो जो है वेवलेंथ वो कम है, इट मीन्स के हाई एनर्जी की प्रोड्यूस होती है। तो अब इस स्टेज पे जो है सबसे ज़्यादा है और फिर वो ग्रेजुअली उनकी कम होती चली जाती है। तो इस तरह से रिजल्ट जब सीरीज ऑफ यानी कि लगातार मुसलसल कोलिजन्स होता है तो उसके नतीजे में मुसलसल वो एनर्जी लूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कि द एनर्जी ऑफ द एमिटेड एक्सरे फोटान वेरी कॉन्टिन्यूसली ओवर अ कंसिडरेबल रेंज। ये हमने देखा है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक लंबी रेंज बन रही है। तो द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, the maximum photon energy generated corresponding to instantaneous deceleration of the electron to zero kinetic energy is a single collision। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे और मुकम्मल तौर पे अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दे। इट मीन्स कि जो स्ट्राइक करने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह का जब मैटर होगा तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एच न्यू उसके साथ नोट है, यानी कि मैक्सिम और एच सी ओवर लैम्डा नोट, तो ये बराबर होता है वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे V जो है ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, जैसे आपने ग्राफ में भी पहले देखा। और दूसरे नंबर पे जो है ये V यानी कि, और E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन दोनों को अगर आप जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, यानी कि V और E को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द बीम, ये तमाम इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है।
इट मीन्स कि आप इन दोनों का रिलेशनशिप एच न्यू का वी ई के साथ आप रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एच जो है यहाँ पे एच जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये हमें दो इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है हमारे पास आ जाता है। एक ये 12.1 में, तो अगर इस 12.1 के अगर रिलेशनशिप को आप देखें तो यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है। इट मीन्स कि रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और लैम्डा नोड के दरमियान है। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, यानी कि जो लैम्डा इधर चला जाता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा एच सी ओवर ई इज इक्वल टू लैम्डा नोट। तो h की वैल्यू भी कांस्टेंट है और c की वैल्यू भी कांस्टेंट है और e की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसके बाद रह जाता है यहाँ पे v अकेला, यानी कि v और e ये दोनों नीचे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये बन जाएगा एच सी ओवर वी ई लैम्डा इज इक्वल टू, जब आप वैल्यूज पुट करते हैं आपके पास आंसर आता है 12398। आमतौर पे इसको 12400 पर वोल्टेज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि वोल्टेज जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देंगे उतनी ही लोअर वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे लैम्डा और वी के जो है इन दोनों को लैम्डा को और वी को दोनों को एंगस्ट्रम यूनिट में लिया गया है। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ को जो है वो एंगस्ट्रम में लिया गया और वोल्टेज को जो है वो वी से वोल्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं। It is interesting to note from the equation 12.2 provide a direct mean for the highly accurate determination of the Planck's constant। ये जो equations है हमारी जिसके अंदर एच सी ओवर लैम्डा नोट इज इक्वल टू वी ई है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। वी कैन सब्सटीट्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द कांस्टेंट एंड रीअरेंज द इक्वेशंस। ये देखें कि ये जो इक्वेशंस है मैंने जैसे आपको बताया कि एच सी और वी ई इनकी जो वैल्यू है एच की भी और सी की भी दोनों की कांस्टेंट है और ई की वैल्यू भी कांस्टेंट। अगर हम इक्वेशंस को रीअरेंज करें और वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है शोन इन फिग 12.2, ये हमारे पास फिग है। यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम जो है बम्बारमेंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, बम्बारमेंट ऑफ द मोलिब्डेनम टारगेट प्रोड्यूस इंटेंस एमिशन लाइंस एट अबाउट 0.6 एंड 0.73। तो यहाँ पे जो है ये इसमें इंटेंस लाइन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये पर्पल जो कलर में है ये तकरीबन 0.63 पे और ये जो दूसरी लाइन है वो 0.71 एंगस्ट्रॉम पे। तो इसके अलावा जो है एडिशनल सिंपल सीरीज ऑफ लाइन ओकर लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि जैसे आप इसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये इस तरह से कोई लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है और ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे आप देखें कि रेड कलर में जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह और इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है ये लाइंस जो पर्पल कलर में है। तो the emission behavior of molybdenum is typical for all the element having the atomic number larger than 23। ऐसे जो बिहेवियर है जिनके ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 23 से ज़्यादा है वो एक टिपिकली एक तरह का जो है वो emission स्पेक्ट्रम आता है। द एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रम आर रिमार्केबली सिंपल व्हेन कंपेयर्ड टू द यूवी विजिबल। अब यूवी विजिबल में देखें तो डिफरेंट रेंज जो है यूवी की, जैसे 200 या उससे बिलो से लेके 400 तक हम कहते हैं कि यूवी है। फिर उसके अंदर विजिबल रेंज है, विजिबल में फिर डिफरेंट रेंज है उनकी, रेड की, ब्लू की, ग्रीन की, डिफरेंट कलर्स की। तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेट होती है। इसके अंदर सिंपल दो ही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, या तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है या फिर लाइन स्पेक्ट्रम।
यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ जो ग्रुप होगा उसे हम के सीरीज़ कहेंगे और दूसरे को जो है एल सीरीज़ कहेंगे। तो एलिमेंट एटॉमिक नंबर जिनका 23 से ज़्यादा हो, सिर्फ 23 से कम होगा तो वो सिर्फ के सीरीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एल सीरीज़ प्रोड्यूस नहीं करते। लाइक सोडियम और पोटाशियम में यहाँ पे एल सीरीज़ नहीं है। और लेकिन जो ही जो है एटॉमिक नंबर 24 होता है तो इसमें के सीरीज़ भी है और एल सीरीज़ भी दोनों ही प्रोड्यूस होती है। तो हायर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द हायर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है जिस तरह से जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा तो वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा रिक्वायर होगा। सच एज द लाइन स्पेक्ट्रम फॉर मोलिब्डेनियम, एटॉमिक नंबर इसका 24 है, डिसअपियर इफ़ द एक्साइटेशन वोल्टेज इज़ बिलो द 20 किलो वोल्ट। अगर 20 किलो वोल्ट से कम होगा तो मोलिब्डेनियम का लाइन स्पेक्ट्रम अपीयर नहीं होगा। बम्बारमेंट ऑफ द टंगस्टन जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, प्रोड्यूस नो लाइन इन द रीजन ऑफ 0.1 टू 1 एंगस्ट्रोम। ये अगर 20 किलो वोल्ट से कम है, लाइक जिस तरह से, तो यहाँ पे कोई भी एक्सरे प्रोड्यूस ही नहीं होगी, कोई लाइन ही प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन even at 50 kilovolt characteristic K lines appear at 0.18 to 0.21। जिस तरह से इस ग्राफ के अंदर देखें कि ये जिस मटेरियल के लिए है वो 20 किलो वोल्ट यानी कि मोलिब्डेनियम के लिए है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह पे टंगस्टन होता तो इसको कम से कम जो है वो 50 किलो वोल्ट पे भी इसको कोई भी लाइंस अपीयर नहीं होनी थी यहाँ के। लेकिन जब 70 किलो वोल्ट यहाँ तक लेके जाते तो तब जाके इसमें स्पेक्ट्रम अपीयर होता। तो देखें कि यहाँ पे 42 था एटॉमिक नंबर और यहाँ पे 74 है। तो वोल्ट एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जैसे बढ़ेगा हमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्पेक्ट्रम जो है एक्सरे का वो नहीं देगा। अभी जब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, ये मोज़ले ने रिलेशनशिप डिस्कवर किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो देखेंगे पहले तो एल सीरीज़ है और एल सीरीज़ जस्ट एटॉमिक नंबर लेस देन 23 तक है। तो जैसे जैसे ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। तो frequency of a given K or L line of the atomic number responsible for the radiation, the property first discovered by the H.G.J. Moseley। तो ये इसी तरह से के सीरीज़ और एल सीरीज़ में दोनों में डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो है। जिस तरह से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाती है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है जब लेते हैं तो। उसके बाद एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रम रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट इन्वॉल्व इनर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे के शेल के अंदर डिसलॉज करते हैं तो इस वजह से इनर मोस्ट शेल होता है वो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की फॉर्म में भी एक्सरे स्पेक्ट्रा रिजल्ट बनता है यानी कि निकलता है। द शॉर्टर वेवलेंथ के सीरीज इज प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड removes electron from those orbital near to the nucleus of the target metal atom। यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के जो है कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो ऑर्बिटल से जो है वो न्यूक्लियस के करीब से जो है इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट करते हैं, निकालते हैं। तो उसके नतीजे में जो है वो के सीरीज प्रोड्यूस होती है। फिर एल या एम से जो है इलेक्ट्रॉन वो जंप करते हैं। द कोलिजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड आयंस। तो जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आयंस जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, विच देन एमिट क्वांटा ऑफ एक्सरे रेडिएशन एज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल अंडरगो ट्रांजिशन टू द वैकेंट ऑर्बिटल। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ही जो है कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन आयंस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हायर आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं वो इनर ऑर्बिटल को फिल करते हैं और वैकेंट जो ऑर्बिटल हो जाते हैं स्ट्राइक करने की वजह से। तो इस तरह से जो है जो क्वांटाइज्ड एक्सरे यानी कि रेडिएशन जो है वो एमिट होती है। उसके बाद
ये फिग 12.4 द लाइन ऑफ के सीरीज राइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन हायर एनर्जी लेवल एंड के शेल। ये हम लोग इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर है, इसके अंदर एक्सरे डेजिग्नेशन है, उसके बाद एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं, यानी कि एन जो है वो 0 है, 0 1 1। उसके बाद ये जे है उसका स्पिनिंग है। तो ये के सीरीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है, एल सीरीज़ प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं कि L1 में, L2 में, L3 में। तो इसको जो है पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द एल सीरीज़ ऑफ लाइंस, अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग के सीरीज़ के मतलब ही कर रहे थे। द एल सीरीज़ ऑफ लाइन रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। जाहिर सी बात है कि एल जो है हम बार बार कह चुके हैं कि एल से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होगी रेस, तो उसे हम एल सीरीज कहेंगे, यानी कि एम से फॉल होगा। इधर रिजल्ट ऑफ द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड और फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ एल इलेक्ट्रॉन टू द के शेल दैट accompany in the production of the k radiation। अगर m से l में फॉल होगा तो वो l सीरीज कहलाएगा, और अगर m या l से k में फॉल होगा तो वो k रेडिएशंस कहलाएंगे। It is important to appreciate that the energy scale is logarithmic. Uh, Thus, the energy difference between n and k shell is significantly larger than the between the m and l levels. So, difference between l and k shell is significantly larger देन बिटवीन द एम एंड एन। आपको पता है कि एम और एल के दरमियान जो है वो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एल और के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से फिर ये एनर्जी जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ इसमें प्रोड्यूस होती है के में। द के लाइन देयर फॉर अपीयर एट द शॉर्टर वेवलेंथ। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन labeled A1, A2 या alpha 1, alpha 2, as well as those between beta 1 and beta 2 are so small that only single line are observed in all but highest resolution spectrometers अब रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो है ये एनर्जी डिफरेंस इनमें इतना ज़्यादा कम होता है कि आम जो रेजोल्यूशन है उसमें पता ही नहीं चलता। इसी तरह बीटा 1 बीटा 2 के अंदर भी तो एक सिंगल लाइन ही अपीयर हो रही होती है, लेकिन कोई बहुत ही हाई फाई जो है अगर स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करें तो वहाँ पे ये अपीयर होती है। द एनर्जी लेवल डायग्राम 12.4, ये अभी हम पीछे देख के आए हैं उसको, तो वो अलाउ करता है कि बहुत सारी ट्रांजिशन जो है उसके अंदर पॉसिबल होती है किसी भी एलिमेंट के। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन लेवल इंक्रीज रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर बिकॉज इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जिस तरह न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता चला जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, तो द डिफरेंस इन द एनर्जी इंक्रीजेज, वो एनर्जी ऑफ डिफरेंस जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। देयर फॉर द रेडिएशन फॉर द के सीरीज अपीयर्स एट द शॉर्टर वेवलेंथ फॉर द हायर एलिमेंट। जो हायर एलिमेंट है उनमें जो के सीरीज प्रोड्यूस होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे होती है। जैसे कि आप लोगों ने वो टेबल भी देखा था, जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। The effect of nuclear charge is also reflected in increase the minimum voltage required to excite the spectra of this element। अभी हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ता है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अदरवाइज जो है वो स्पेक्ट्रम शो ही नहीं करता या किसी में लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आता। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फॉर ऑल but the highest element, the wavelength of characteristic X-ray line are independent of the physical and chemical state of the element। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी एक्चुअली ये डिपेंड ही नहीं करता, बट द ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइन इन्वॉल्व दैट इलेक्ट्रॉन्स दैट नोट पार्ट इन द बॉन्डिंग। यानी कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा ही नहीं ले रहे होते एक्चुअली, वो ट्रांजिशंस में हिस्सा लेते हैं आउटर शेल से इनर शेल के अंदर जो जंप करते हैं। तो इट मीन्स कि ये एक्सरेज जो है ख़ास तौर पे जो है बट द लाइटेस्ट है, और ये
एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग वगैरह तो पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। उसके बाद द पोजीशन ऑफ के अल्फा लाइन फॉर मोलिब्डेनम इज सेम एज रिगार्डलेस वेदर द टारगेट इज प्योर मेटल, इट्स सल्फाइड और इट ऑक्साइड। तो क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस वजह से जो है वो टारगेट प्योर मेटल है या इट्स सल्फाइड है या ऑक्साइड है, तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता ये। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है वो सेम ही रहेगी, आपका मटेरियल प्योर मेटल है या उसके अंदर सल्फाइड की अमेजिश है या ऑक्साइड की है। लाइन स्पेक्ट्रम फॉर अभी तक आप लोगों ने जो था ट्रांजिशन से देखा, लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम फ्लोरिसेंट सोर्सेज। Another convenient way to produce the line spectrum is irradiate the element of one or its compound with the continuous radiation of X-ray tube। ये हमने पढ़ा है कि जब आप प्राइमरी सोर्स से एक्सरे प्रोड्यूस होती है तो आप उसके रास्ते में कोई और टारगेट मटेरियल रखते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि फ्लोरिसेंट यानी कि फर्दर जो है वो जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्लोरिसेंट कहते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रा फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, ये तीसरा जो है रेडियो एक्टिव सोर्स जो है हम लोग अभी देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव सोर्स आपको पता है कि एक्सरे ऑफन प्रोड्यूस ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। तो जब मुसलसल रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा और मुख्तलिफ फॉर्म में रेडिएशन एमिट होती है, तो उसमें एक्स रेज भी प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द डिके प्रोसेस। गैमा रेज विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एक्स रेज आर प्रोड्यूस इन इंट्रा न्यूक्लियर रिएक्शन से। ये न्यूक्लियर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी वगैरह के मतलब पढ़ा होगा, तो उसमें जो प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ द अल्फा एंड बीटा एमिशन प्रोसेस लीव एन एक्साइटेड स्टेट, द न्यूक्लियस देन रिलीज वन और मोर क्वांटा ऑफ गामा रेज एट इज रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट। बहुत सारे केसेस के अंदर जब अल्फा बीटा एमिशंस होती है तो न्यूक्लियस स्टिल अभी एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए अपने आप को गामा रेज को एमिट करता है। तो आर्टिफिशियल जो प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस वेरी सिंपल सोर्स ऑफ मोनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर सर्टेन एनालिटिकल एप्लीकेशन। ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे नोन जो है ना आयरन 55 है, विच अंडरगो के कैप्चर रिएक्शंस विद अ हाफ लाइफ ऑफ 2.6 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे जो है जैसे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता है, तो उस प्रोसेस को जो है के कैप्चरिंग कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तौर पे आयरन जैसे प्रोड्यूस। अभी जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर एक्चुअली होता क्या है कि के से जो है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। स्पेक्ट्रा फॉर्म रेडियो एक्टिव सोर्स एक्स रेडिएशन इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस, यानी कि डिके में अल्फा बीटा गैमा वगैरह रेडिएशन एमिट होती है, तो उसके नतीजे में जो है वो के कैप्चर्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर आल्सो प्रोड्यूस, यानी कि एक्सरे भी प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर। द प्रोसेस इन्वॉल्व द के कैप्चर्स लेस होता ही है कि क्योंकि के जो है शेल इलेक्ट्रॉन के नज़दीक है, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो एल और एम जो है कैप्चरिंग जो है वो कॉमन नहीं होती बाय द न्यूक्लियस फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। उसके नतीजे में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में चला जाता है, तो उसके नतीजे में उसका एक एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ के कैप्चर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब के से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में चला जाता है, तो न्यूक्लियस के के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल बन जाता है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल बनता है तो क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो के में जो है जंप करते हैं, उसके नतीजे में जो है लाइन स्पेक्ट्रम या एक्सरे प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आयरन है, आयरन के केस में अगर के कैप्चरिंग होती है, यानी कि न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसमें वैकेंट के शेल प्रोड्यूस होगा और फिर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो उसके नतीजे में ये लोअर एनर्जी पे चला जाएगा, यानी कि मैंगानीज एक लो एटॉमिक नंबर पे चला जाएगा और साथ इसमें रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स में इसमें देख सकते हैं लाइक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है के कैप्चरिंग होगी, तो ये फिर जो है एल शेल से जो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही ग्राउंड स्टेट में जाएगा, यानी कि लोअर लेवल पे जाएगा, तो फिर एक्सरे एमिट होंगी।
तो द रिजल्टिंग मैंगानीज के अल्फा लाइन्स एट अबाउट, यानी कि इसके नतीजे में ये जो रेडिएशन एमिट होती है इसकी 2.1 एंगस्ट्रम होती है, और बड़ा यूज़फुल सोर्स है कि इसके लिए दोनों के लिए, फ्लोरिसेंस के लिए भी और एब्जॉर्प्शन मेथड्स के लिए भी। तो हाफ लाइफ जो है कैप्चरिंग ये वेरी करती है हर एक एलिमेंट्स की, ये फ्यू मिनट्स से लेके और सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक हो सकती है। यहाँ पे हम लोग इस टेबल में देख लेते हैं चंद एक एग्जांपल, जैसे बीटा डिके है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग है, ये आयरन के अंदर, कोबाल्ट के अंदर। तो हम आयरन को ही देखते हैं, आयरन की हाफ लाइफ देखें 2.7 ईयर है, और ये क्या होगा कि टाइप ऑफ रेडिएशन ये मैंगानीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और के जो है सीरीज इसमें प्रोड्यूस होगी एक्स रेज, उसकी एनर्जी 5.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस तरह अदर एग्जांपल्स भी इसमें दी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। नेक्स्ट उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको ग्राफ देखें तो ये एब्जॉर्प्शन का जो है वो ग्राफ है, यहाँ पे मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये डाटा में मिल जाता है बुक्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये एक सिल्वर का ग्राफ है जिसपे ये ब्लू लाइन भी लगी हुई है, और दूसरे नंबर पे जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो लेड के अंदर है। तो ये जो है यहाँ पे शार्प एज बन रहे हैं, और इसी तरह से ये लेड वाले केस में भी ये L1 L2 L3 पे शार्प एजेस बनते हैं। तो इट मीन्स कि ये हर एक का स्पेसिफिक है। अब हम देखते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स केमिकल स्टेट। तो ये केमिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। अ पिकुलैरिटी ऑफ द एक्स रेज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज अपेयरेंस ऑफ द शार्प डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे शार्प डिसकंटिन्यूटी है, एकदम से ग्राफ जो है या स्पेक्ट्रम जो है वो नीचे आता है, तो इस एज को जो है हम एब्जॉर्प्शन एज कहते हैं। एट द वेवलेंथ इमीडिएटली बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम है इसके बाद जो है वेवलेंथ वो ड्रॉप होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से होता है और ये स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो है एक तो लेड का जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिल्वर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इन दोनों का स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट है। और अगर हम बात करते हैं लेड की, तो यहाँ पे एक पीक है एब्जॉर्प्शन पीक, और दूसरे नंबर पे ये L1 L2 L3 ये पीक्स हैं लेड के केस में। और पोटाशियम ये जो है सिल्वर के केस में जो है के पीक जो है वो यहाँ पर है, और फिर नेक्स्ट जो है इस तरह से ये स्पेक्ट्रम आगे मूव करता है। तो अब ये देखते हैं कि एक्चुअली मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब्जॉर्प्शन कब होगी, कि जब इतनी एनर्जी एटलीस्ट चाहिए एग्जैक्टली कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो किक आउट कर दे। ठीक है, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ absorption occur when the energy of the quantum is exactly equal to the energy required to remove electron just to the periphery of the atoms. That is as the kinetic energy of the ejected electron approach zero. जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है उसी तरह से एब्जॉर्प्शन के अंदर एटलीस्ट इतनी एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लेड, ये हमारे पास जो ये वाली जो लाइन है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लेड की है, तो यहाँ पे पहली जो एब्जॉर्प्शन ओकर हो रही है वो 0.14 पे हो रही है इस जगह पे। तो जो एनर्जी जो है अगर हमें 0.14 के कोरिस्पोंडिंग एग्जैक्टली जो एनर्जी क्वांटम मिलता है, वेवलेंथ एग्जैक्टली मैच करती है, तो वो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। तो ये या इसको हम देख सकते हैं अब, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, यानी कि कौन सी वेवलेंथ 0.14 मैचेस द एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट इजेक्ट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ के इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो के यहाँ पे इस वेवलेंथ पे, यानी कि जाहिर से यहाँ पे बड़ी कम वेवलेंथ है, लो शॉर्ट वेवलेंथ है 0.14 की, तो वहाँ से जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की उसको यहाँ से इजेक्ट कर देगा। तो एटलीस्ट ये कम से कम एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी। तो जब ये एनर्जी यहाँ से निकल जाती है, यानी कि वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो उसके बाद एकदम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो नीचे को आता है, डाउन आता है, यानी कि मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वाली जो इंटेंसिटी है
वो नीचे को होती है। तो एट वेवलेंथ जस्ट लार्जर देन दिस वेवलेंथ, यानी कि 0.14 से आगे जैसे 0.2 है, 0.4 है, यानी कि आप राइट को मूव करते हैं तो वेवलेंथ जो है जैसे ही ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब वो एजेक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन के शेल से। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इनसफिशिएंट टू ब्रिंग रिमूवल ऑफ द के इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी एनर्जी कम से कम 0.14 वेवलेंथ की जो है वो एनर्जी चाहिए है जो कि के से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके लेड के केस में। अगर उससे कम वेवलेंथ की होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकेगा, इस वजह से ग्राफ जो है अब्रप्टली नीचे जाएगा। एट द वेवलेंथ shorter than 0.14 the probability of interaction between the electron and radiation gradually dimensions, यानी कि ये कम होती चली जाती है अगर इससे लो वेवलेंथ की होगी। द रिजल्ट इज द स्मूथ डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन, तो फिर इसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो इस तरह से तमाम केसेस के अंदर भी ऐसे ही होगा। अब अगर आप लोग देखें कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, यानी कि जैसे जैसे लो होती चली जाएगी, तो फिर ज़्यादा एनर्जी के जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और the kinetic energy of ejected electron increases continuously with the decrease in the wavelength, यानी कि जैसे आप 1.2 1.8 0.8 0. जैसे जैसे इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि कम एनर्जी की जो है वो बम्बारमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके नतीजे में जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, यानी कि तो उसकी जो एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। उसके बाद द एडिशनल पीक एट लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि जैसे एक तो ये पीक थी लेड के केस में, तो फिर लॉन्गर वेवलेंथ पे जाके एल पे जो है वो मुख्तलिफ पीक्स आई है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल एनर्जी लेवल, जब एल से रिमूव करेगा तो फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आएगी। तो इसी तरह से एम पे करेगा तो फिर फर्दर ये स्पेक्ट्रम आगे को मूव करता चला जाएगा। तो 3 लेवल्स ऑफ एल स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है ये क्योंकि एल शेल के अंदर ही है तीनों स्टेजेस, तो इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो ये 3 मैक्सिमा शो होगा यहाँ पे, 1 2 और 3। अनदर सेट ऑफ लाइंस अराइजिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इससे आगे जाएगा तो फिर वो एम की वजह से भी मुख्तलिफ पीक्स जो है वो यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर सिल्वर के केस में देखें तो यहाँ पे के कैप्चरिंग है और फिर ये आगे हायर वेवलेंथ पे जाके एल जो है वो रेडिएशन शो होंगी यहाँ पे स्पेक्ट्रम में। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। अब के एब्जॉर्प्शन फॉर सिल्वर, अब सिल्वर के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे 0.485 पे हो रही है पहली। इट मीन्स के सिल्वर के अंदर जब एब्जॉर्प्शन करवानी है, यानी कि के अल्फा रेडिएशंस प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें लो एनर्जी की वेवलेंथ चाहिए। अगर आप देखें तो ये 0.4 एंगस्ट्रॉम पे चाहिए, लेकिन लेड के अंदर जब करना था ये तो इसके अंदर 0.14 की चाहिए थी। अब लेड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगी। द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ द सिल्वर पीक रिफ्लेक्ट द लोअर एटॉमिक नंबर एज कम्पेयर टू द लेड। अगर आप देखें कि इसकी जो पीक है, यानी कि ये जो वेवलेंथ जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ पे इसकी के एज शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर लो है, और जिसका शॉर्टर वेवलेंथ पे होगा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो ये जैसे हमारा एज है कि जो एज बनता है इसको या तो हम एब्जॉर्प्शन एज कह देते हैं, बाकी भी जिस तरह से एज बन रहे हैं, या फिर मैक्सिमा कह देते हैं। उसके बाद मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बेयर्स लाइज एप्लीकेबल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेडिएशन एज अदर टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस तरह से बेयर लॉ जो है बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बेयर्स लॉ में, उसी तरह से एक्स रेज में भी ये एप्लीकेबल होता है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस क्या है कि log पी नोट ओवर पी इज इक्वल टू म्यू एक्स। यहाँ पे जो है पी नोड है पावर ऑफ इंसिडेंस बीम, ठीक है। और जो पी जो है जैसे पावर ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, यानी कि वो जब मैटर से पास होती है तो वो बीम्स है।
और उसके बाद जो है ये सैंपल थिकनेस है कि आपने सैंपल की थिकनेस कितनी ली है, और उसके बाद म्यू जो है लीनियर ऑब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है ये यहाँ पर आप लोग वो पीछे ग्राफ में भी देख रहे थे, और नेक्स्ट आप देखेंगे म्यू को अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द बेयर्स लॉ। अगर आप बेयर्स लॉ को मज़ीद कन्वीनियंट करते हैं तो आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ये आप म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और रो एक्स जो है ये डेंसिटी ऑफ द सैंपल है। पीछे हम लोग थिकनेस ऑफ सैंपल ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसकी डेंसिटी ले लेते हैं। तो ये जो म्यू जो है म्यू एम जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है, ये एक्चुअली म्यू ही है, यहाँ पे जो मैंने कैपिटल यू लिख दिया। तो म्यू एम जो है इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, है क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। यानी कि ये भी मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है ये ना तो केमिकल स्टेज पे डिपेंड करता है ना ही फिजिकल पे। इट मीन्स कि ये उसके जो है कोई अगर किसी भी किस्म की बॉन्डिंग होगी ये उस पर इफेक्ट, इस पे म्यू की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होगा। अब द मैस अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जो मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है यानी कि म्यू, ये डिपेंड नहीं करता फिजिकल और केमिकल स्टेट पे। तो अगर ब्रोमीन का मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लें या फिर गैसियस फॉर्म में जो है ये HBr है या फिर सॉलिड ब्रोमेट है, इन सब के अंदर ब्रोमीन का जो म्यू जो है उसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। अब मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एक्चुअली एडिटिव फंक्शंस है और वेट फ्रैक्शंस का। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं म्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ए म्यू ए प्लस डब्ल्यू बी म्यू बी। एडिटिव फंक्शंस यानी कि आप जमा करते जाते हैं जो सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैस फ्रैक्शंस को। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स है तो आप उनको क्या करेंगे कि एक का मैस ऊपर लिखेंगे, बाकी 3 का जो है नीचे टोटल मैस पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से मैस फ्रैक्शन एक का आ जाएगा, फिर दूसरे का आ जाएगा और फिर तीसरे का आ जाएगा। तो फिर आप उन्हें सम करते चले जाते हैं तो वो बन जाता है आपके पास म्यू एम। तो यहाँ पे म्यू एम जो है मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, वो डिफरेंट वेवलेंथ पे ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हैंड्स बुक में मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू जो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की फॉर द एलिमेंट्स, यानी कि हर एलिमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये आपको डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी ये वेट फ्रैक्शंस है ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी। और यहाँ पे जो है म्यू ए म्यू बी म्यू सी जो है हर एक एलिमेंट का जो है वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। तो मैस जो है आपको फॉर्मूले से ही आप लोग मैस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और जबकि म्यू ए म्यू बी और म्यू सी जो है आप बुक से डाटा से लेके इस तरह से किसी भी जो एलिमेंट है उसका ये मैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है आप लोग म्यू एम जो है वो निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक्सरे फ्लोरिसेंस। अभी आपने पहले एब्जॉर्प्शन के मतलब पढ़ा था, तो अब हम फ्लोरिसेंस में देखते हैं द एब्जॉर्प्शन में एक्सरे प्रोड्यूस। आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि जब एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके नतीजे में एक्सरे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड आयंस दैट रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट बाय ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। तो ये होता ही है कि जब हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड जैसे ही बम्बारमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकलता है तो वो आयंस जो है एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है और एनर्जी एमिट होती है। तो an excited ions when vacant K shell is produced lead to absorption of the radiation shorter than तो जब देखो जब जब एक्साइटेड करना है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उसके बाद जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो फिर वो क्या होगा कि ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करेगा। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। थस एन एक्साइटेड आयंस विद एन वेकेंट के शेल इज प्रोड्यूस। यानी कि जब आप बम्बारमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो जब क्या होता है कि आयंस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके नतीजे में के शेल में वेकेंट स्पेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसके नतीजे में जो है वो लीड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस वेवलेंथ शॉर्टर देन। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होता है और
आयन जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कुछ टाइम के बाद द आयन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आप लोगों ने जैसे पढ़ा के अल्फा के बीटा डिफरेंट किस्म की जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं बाय द एमिशन ऑफ द एक्सरे रेडिएशंस, वेवलेंथ आइडेंटिकल ऑफ दोज दैट रिजल्ट ऑफ द एक्साइटेशन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट। तो जो एक्साइटेशंस के नतीजे में यानी कि इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट के नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन आयन जो है एक्साइटेड होता है उसी वेवलेंथ की जो है वो जितनी अब्जॉर्ब की होती है वही जो है वो एमिट करता है दोबारा से। द वेवलेंथ ऑफ द फ्लोरेसेंस लाइंस इज ऑलवेज वट एवर ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन एज। हमेशा जो है जो फ्लोरेसेंस लाइन होती है वो एब्जॉर्प्शन एज यानी कि जो एब्जॉर्ब की होती है उससे एब्जॉर्प्शन एज से कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज एब्जॉर्प्शन रिक्वायर अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब बनता है तो उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाता है, दैट इज द आयनाइजेशन, तभी तो आयंस जो है वो बनता है। लेकिन इसके अंदर जो है फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट ट्रांजिशन है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है, ग्राउंड पे आता है, तो उसके नतीजे में एनर्जी मीट होती है। तो इसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती जितनी के जो है एब्जॉर्प्शन में चाहिए होती है। एब्जॉर्प्शन में क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ट्रांजिशन जो है एक लेवल से दूसरे पे करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो उसमें कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए फ्लोरेसेंस की जो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इट मीन्स के फ्लोरेसेंस लाइन की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन जो एज होता है, जो वेवलेंथ होती है उससे हमेशा कम होगी। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कम से कम कितना वोल्टेज जो है वो रिक्वायर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिल्वर है। सिल्वर के अंदर जो है उसका एब्जॉर्प्शन एज जो है वो 0.485 एंगस्ट्रम है। तो इस इससे कम वेवलेंथ या इसके इक्वल वेवलेंथ जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए जिससे जो है ये प्रोड्यूस हो सके। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है V इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12.398 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर आप एब्जॉर्प्शन एज पे जो है डिवाइड करते हैं, उसके जिस एलिमेंट का आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसकी कट ऑफ वेवलेंथ मालूम है, ये उसकी कट ऑफ वेवलेंथ है, तो इट मीन्स कि आप 12398 को 0.48 पे 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास वोल्टेज आएगा 25.6 किलो वोल्ट। इट मीन्स कि इससे लो पे कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ना ही फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। तो आपने किसी भी एलिमेंट का जो अगर ये मालूम करना है कि वहाँ पे कितना एटलीस्ट एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज चाहिए, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उस पर एब्जॉर्प्शन एज जिस एलिमेंट का होगा लाइक कि ये इसका है। और इसी तरह से अगर आप लेड का निकालना चाहें तो 0.14 पे आप डिवाइड करेंगे। जब आप 0.14 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास इस वोल्टेज की वैल्यू कुछ और आएगी, यानी कि वो ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं एटलीस्ट एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज कितना चाहिए। वेल यहाँ पे आप स्टेटमेंट को देखते हैं, व्हेन फ्लोरेसेंस इज टू बी एक्साइटेड बाय द रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, यानी कि एक्सरे ट्यूब से आपने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करनी है। द ऑपरेटिंग वोल्टेज मस्ट बी सफिशिएंट सो ग्रेट दैट द कट ऑफ वेवलेंथ, जो ये लैम्डा नोड जो है कट ऑफ इज शॉर्टर देन द एब्जॉर्प्शन एज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये जो 0.485 है इससे लो वेवलेंथ जो है वो होनी चाहिए, whose spectrum is to be excited. Thus to generate the K line for the silver, the tube voltage would need to be according to this equations. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह किसी भी एलिमेंट की आप लोग निकाल सकते हैं कि उसका एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज कौन सा यूज़ किया जाए।